मुसलसल धमाकों और फिर एकदम जोरदार धमाके की आवाज सुनकर ममदू और सजावल ने बखूबी अंदाजा लगा लिया था कि उनका दोस्त अपना मिशन मुकम्मल कर चुका है। सजावल के होंठों पर लर्जिश हुई, मरहबा। दूसरी तरफ ममदू बड़बड़ाया, सुभान अल्लाह। आमिर खान अपनी मुराद को पहुंचा। प्लान के मुताबिक आमिर खान के बचकर आ जाने की सूरत में उसे कवरिंग फायर देना था, या फिर उसके गन पर हमलावर होने से पहले दुश्मन उसकी तरफ से बाखबर हो जाए तो उसकी तवज्जो हटाने के लिए फायरिंग करना था। अब दोनों ही सूरतें खत्म हो चुकी थीं और उनकी तोप अपने तोपचियों समेत लोहे के पिघले हुए ढेर में तब्दील हो चुकी थी और उनका दोस्त उन्हें कोई जहमत दिए बगैर सुरखरू होकर खुदा के हुजूर पहुंच चुका था। दोनों अलग अलग एक दूसरे की मुखालिफ समत से संभल कर नीचे उतर रहे थे। अचानक फजा रोशनी के फटते गोलों से रोशन तर होने लगी। भारतीय फौज के अफसरान ने बखूबी अंदाजा कर लिया था कि मीडियम गन पर हमला करने वाला कोई अकेला शख्स नहीं है, बल्कि उसके साथी भी यकीनन यहीं कहीं मौजूद होंगे। उनकी निशानदही के लिए अब वेरी लाइट राउंड्स फायर किए जा रहे थे। सजावल ने अपने दाएं हाथ कुछ फासले पर ममदू को छलांग लगाकर एक पत्थर की ओट में लुढ़कते देखा। उसके ताक़ुब में लपकने वाली गोलियां सीधी लकीर बनाती हुई पत्थर तक पहुंच चुकी थी। पहाड़ी का एक एक जर्रा उनकी रोशनी में चमक रहा था। सजावल दीवानावार अपने नजदीकी पत्थर की ओट लेने के लिए भागा। पत्थर के नजदीक पहुंचते ही उसे अपने दाएं पहलू में अंगारे दहकते हुए महसूस हुए। LMG की 2-3 गोलियां इकट्ठी उसके जिस्म में घुस गई थीं। सजावल तिलमिलाकर बाएं बाजू के सहारे गिर पड़ा, लेकिन दूसरे ही लम्हे वहां मौजूद पत्थरों का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ। उसका हाथ किसी बरकी अमल किताबे अपने पाउच में गया। फिर उसने दांतों की मदद से पिन बाहर निकाली और बायां हाथ दाएं पहलू पर जमा कर दाएं हाथ से दस्ती बम अपने से चंद गज के फासले पर आग उगलती उस मशीन गन की तरफ उछाल दिया, जिसकी नाली से शोले निकलकर ममदू की तरफ लपक रहे थे। जोरदार धमाके की आवाज में उस मशीन गन की फायरिंग की आवाज भी शामिल थी, जिसने अचानक ही सजावल की पुश्त से सर बाहर निकाला और उसको निगल लिया। ममदू ने सजावल को गिरते और फिर लुढ़कनियां खाकर ढलवान से नीचे फिसलते देखा। वो गला फाड़ कर दीवानों की तरह चिल्लाया, संगी मैं अभी आया। उसके गिरदा गिर्द पहाड़ियां गूंज उठी। चार्ज। ममदू ने अपने चारों तरफ से फौजियों को जंगी तरबियत में उस तरफ बढ़ते देख लिया था। भारतीय फौजियों के नजदीक हमलावरों की तादाद बहुत ज्यादा थी और वो लोग अपनी गन्नों से उस समत अंधाधुंध फायरिंग करते हुए बढ़ रहे थे। ममदू पर दीवानगी का आलमदारी था। उसने दोनों हाथों में ग्रेनेड थाम रखे थे। वो उठकर उस समत भागा जहां सजावल की लाश लुढ़क कर नीचे गिरी थी। दोनों ग्रेनेड उसने एक के बाद दीगरे अपने सामने हवा में उछाल दिए थे, जो सामने से चार्ज करते फौजियों के सरों पर फटे। उसके साथ ही दर्जनों गोलियां मुख्तलिफ अतराफ से उसके जिस्म में घुस गईं और वो ऐन उस जगह मुंह के बल जा गिरा जहां से उसका साथी सजावल लुढ़क कर नीचे गिरा था। दोनों के जसद खाकी एक दूसरे से महज 2-3 फुट की दूरी पर गिरे थे। उनकी लाशों तक दौड़कर पहुंचने वालों में सबसे आगे आर्मी इंटेलिजेंस का मेजर वर्मा था। उसने हाथ में पिस्तौल पकड़ा हुआ था, जिसकी नाल से अब भी धुआं निकल रहा था। वो बेताबी से दोनों लाशों पर बारी बारी झुका था, लेकिन ये देखकर उसके अरमानों पर ओस पड़ गई कि वो दोनों कभी की जिंदगी का कर्ज अदा कर चुके थे। साइका के चारों सरफरोश जान से गुजर गए और 5वें को उन लोगों ने खुद मार दिया था। मेजर वर्मा वहशियों की तरह उनके मुर्दा जिस्मों को ठोकरें मारने लगा। उसने अपने दाएं बाएं खड़े मुस्तैद जवानों को कहा, इनकी तलाशी लो और जो कुछ बरामद हो वो मुझे दफ्तर में पहुंचा दो। खुद वो अपनी नाकामी पर गुस्से से तिलमिलाता हुआ लौट गया। चकोठी की तरफ आने वाले रास्ते पर एक गहरे नाले पर बना हुआ खासा लंबा पुल जनरल तारिक के साथियों ने उड़ा दिया था और वहां फैले पहाड़ी सिलसिले में गायब होकर दुश्मन की आमद के मुंतजिर हो गए। फौजी तरबियत के मुताबिक हिरावल दस्तों से पहले दुश्मन की एक पेट्रोल पार्टी जायजा लेने आई और जैसे ही वो लोग पुल के नजदीक पहुंचे, जनरल के साथियों ने उन पर जहन्नम का धाना खोल दिया। भारतीय सुरमा एक गाड़ी और 3 लाशें वहीं छोड़कर वापस हो गए। उनकी रवानगी के थोड़ी देर के बाद ही हिरावल दस्तों की आमद शुरू हो गई, लेकिन उनका हशर भी पहले आने वालों से मुख्तलिफ नहीं हुआ था। दुश्मन की जब कोई चाल न चली तो उसने हस्बे रिवायत अपने सामने वाले पहाड़ी सिलसिले पर अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी। उसके साथ ही उनकी फजाइया भी हरकत में आ गई। सूरज गुरूब होने तक ये सिलसिला जारी रहा, फिर महाज पर सुकूत तारी हो गया। बिल्कुल ऐसा ही सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान का पेश खैमा हो। जनरल के मुट्ठी भर सरफरोशों ने पहरे बदल बदल कर ये रात आंखों में काटी। इस दौरान वो रात भर गाड़ियों के शोर और तोपों की मुंतकिली की आवाजें सुनते रहे, लेकिन नाले को उबूर करके दुश्मन पर शबखून मारने की हसरत ही दिल में लेकर बैठे रहे, क्योंकि उनकी नफरी न होने के बराबर थी और जनरल को अपने साथियों में से किसी एक की कमी भी गवारा नहीं थी, क्योंकि उनमें से किसी एक के भी अपनी जगह से हट जाने की सूरत में बहुत बड़ा खला पैदा हो जाता और ऐन मुमकिन था कि उस खला के बीच में से दुश्मन रास्ता बनाकर इस तरफ निकल आता। और फिर उससे भी अहम बात यह थी कि उनके पास असलहे की कमयाबी थी।
اول تو ان کے پاس برق رفتاری سے حملہ کرنے اور زیادہ نقصان پہنچانے والے ہلکے ہتھیار تھے ہی نہیں، اور جو ایک دو مارٹر اور مشین گنیں تھیں انہیں جنرل طارق نے اس طرح کیموفلاج کیا ہوا تھا کہ ان کو وہاں سے ہٹانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ الصبح بھارتی فوج نے زبردست حملہ کیا۔ حملے کا زیادہ تر زور جنرل کے دائیں پہلو پر تھا۔ جنرل کے جانباز پوزیشن بدل بدل کر فائرنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے مارٹروں کا رخ بدل کر اتنی تیزی اور برق رفتاری سے فائرنگ کروائی کہ بھارتی فوج کو یہی گمان گزرنے لگا کہ مقابلے پر کم از کم 3-4 بٹالین فوج آ گئی ہے۔ ابھی تک آرٹلری کا فائر آ رہا تھا۔ دوپہر کے بعد دشمن نے دائیں پہلو پر، جہاں اس کی دانست میں کسی کے اب تک زندہ بچ رہنے کا امکان نہیں تھا، اس سمت سے انفینٹری کے ساتھ ہلہ بول دیا۔ جنرل صبح سے اب تک انفینٹری ہی کے حملے کا منتظر تھا۔ اس کے ساتھیوں نے بڑی استقامت اور پامردی سے اب تک دشمن کی زوردار فائرنگ کے دھماکے مورچوں میں دبک کر اور کانوں میں انگلیاں لے کر سنے تھے۔ توپ خانے کی گولہ باری کے سامنے ان کی رائفلیں اور مشین گنیں بیکار تھیں، اور وہ لوگ اسلحہ پھونکنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ جنرل طارق ایک مخصوص آڑ میں آنکھوں سے دوربین لگائے بارود اور دھوئیں پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ جب اس نے دھوئیں اور گرد و غبار کے بادلوں میں سے چارج پکارتے پیدل جوانوں کو اپنے دائیں طرف بڑھتے دیکھا تو ایک پراسرار سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رقص کر گئی۔ اس نے اس طرح سکھ کا سانس لیا جیسے اس کی اب تک کی محنت کا معاوضہ مل گیا ہو۔ اپنے بائیں ہاتھ بیٹھے اپنے نائب کو جنرل نے احکامات جاری کیے، جو دوسرے ہی لمحے پہاڑی سلسلے میں غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی جنرل نے بھی مشین گن اور دستی بموں کا تھیلا سنبھالتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا پہاڑی سلسلے کے اندر ہی اندر 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کر گیا تھا۔ اب وہ اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں پہاڑی راستے پر دشمن کے ہراول دستے پہنچنے ہی والے تھے۔ بمشکل 3-4 منٹ کے بعد ہی ان کی آمد ہو گئی۔ ان کی پہلی سیکشن کو جنرل نے بخیریت گزر جانے دیا، اور جیسے ہی دوسری کے بعد تیسری سیکشن اس کی زد میں آئی، انتہائی تیز رفتاری سے جنرل نے ان سے چند گز کے فاصلے پر گرینیڈ پھینکے۔ مسلسل 6 گرینیڈ وہاں سے گزرنے والی پلیٹون پر گرے، اور پہاڑیاں دھماکوں اور مرتے اور زخموں سے چور سپاہیوں کی چیخو پکار سے گونج اٹھیں۔ واپس بھاگنے والوں کو چاٹنے کے لیے جنرل طارق کی سٹین گن کی سرخ اور خونی زبان باہر نکل آئی۔ اس پوری پلاٹون میں سے بمشکل ہی کوئی سپاہی بچ کر جا سکا ہوگا۔ پہاڑیوں میں گونجتی دھماکوں اور زخمیوں کی چیخو پکار میں اب پٹھانوں کے ولولہ انگیز نعرے گونجنے لگے تھے۔ اس کے ساتھ ہی بڑھ چڑھ کر دشمن کے خون سے ہولی کھیل رہے تھے اور اپنے شکار کو چن چن کر مار رہے تھے۔ اپنی 2-3 پلاٹونوں کا صفایا کروانے کے بعد دشمن نے حملہ منسوخ کر دیا۔ حالانکہ وہ اگر چاہتا تو تھوڑی سی قربانی دے کر اس طرف سے آگے نکلنے کا راستہ بنا سکتا تھا، لیکن بھارتی ہائی کمان نے اب اپنا منصوبہ بدل لیا تھا۔ وہ لوگ اوڑی سے اس سمت آگے بڑھنے کی بجائے جنوب کی سمت سے پونچھ تک پہنچنا چاہتے تھے، جہاں بھارتی فوج مجاہدین کے گھیرے میں آئی ہوئی تھی، اور وہ لوگ روز بروز اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ دوسری طرف ان کے کمانڈر مظفر آباد تک کا علاقہ خالی چھوڑنے کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے اس طرف اپنی کچھ کمپنیوں کو لگا دیا تھا کہ وہ حملہ آوروں کو مصروف رکھیں اور مناسب موقع ملنے پر مظفر آباد کی سمت ایڈوانس بھی کریں۔ 6 دن تک جنرل طارق اپنے سربلندوں کے ساتھ زندگی اور موت کی یہ آنکھ مچولی کھیلتا رہا۔ اس کی نظریں اس دوران پاکستان سے اس طرف آنے والے راستوں پر جمی رہیں کہ ممکن ہے اب بھی کوئی ان کی مدد کو آ جائے، لیکن کشمیر کے برفزاروں میں جنرل طارق کی مدد کو کوئی نہ آیا۔ اب اس کی آخری امیدیں مقامی آبادی سے تھیں۔ اس نے اپنے ایک جانباز کو جو زخمی ہو چکا تھا اپنی مشین گن دے کر ان آبادیوں کی طرف روانہ کیا کہ جہاں سے کشمیری رضاکاروں کی کمک روانہ کرے۔ 6 دن موسم اور بھارتی فوج کی اندھا دھند گولہ باری کا عذاب جھیلنے کے بعد 7ویں روز جنرل طارق کو صرف 75 رضاکار ارد گرد کی آبادیوں سے میسر آئے۔ ان میں سے زیادہ تعداد سابق فوجیوں اور INA کے سپاہیوں کی تھی۔ اس دوران جنرل اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ شل ہو چکے تھے۔ اعصاب مسلسل گولہ باری کا سامنا کرنے سے تڑکنے لگے تھے۔ وہ لوگ جنونی کیفیت میں لڑ رہے تھے۔ جنرل جس کی ساری زندگی میدان کارزار میں گزری تھی، بخوبی اس بات کو محسوس کرنے لگا تھا کہ اگر مزید 2-3 روز تک انہیں نفری میسر نہ آئی تو اس کے تمام ساتھی جو اب نفسیاتی مریض بنتے جا رہے تھے، بالآخر ان کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ انہوں نے پل توڑے، گھات لگائے، پوزیشنیں بدل بدل کر فائرنگ کی اور موقع ملنے پر نقب لگا کر پہاڑی راستوں پر دشمن کے کنوائے میں ایک آدھ پیچھے رہ جانے والی بدقسمت گاڑی سے اسلحہ بھی لوٹا۔ ان 75 رضاکاروں کی 7ویں روز آمد سے جنرل اور اس کے ساتھیوں کے حوصلے پھر سے بلند ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی باغ اور پونچھ کے نواحی علاقوں سے بھی پیغامات آ رہے تھے کہ وہاں سے سرفروشوں کی ٹکڑیاں اس سمت چلی آ رہی ہیں۔ خود آزاد کشمیر کی بے وسیلہ حکومت بھی ان کے لیے رضاکار اور اسلحہ جمع کر رہی تھی۔ جنرل جانتا تھا کہ بھارتی فوج کے چڑھتے ہوئے طوفان اور اسلحے کے انبار کے سامنے مٹھی بھر سرفروش کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔
खुद बाग और पूंछ में भी उनकी पोजीशन अभी मुस्तहकम नहीं हुई थी, लेकिन उसे लड़ना था, आखिरी गोली और आखिरी जवान तक, और वो लड़ा। जनरल का तरीके जंग ये था कि छुपकर दुश्मन पर नकब लगाता और तेजी के साथ पोजीशन बदल बदल कर यही अमल दोहराता चला जाता। उसके साथ ही एक पहाड़ी से अचानक फायर करते और चंद मिनटों के बाद ही दूसरी पहाड़ी पर पहुंचकर यही अमल दोहराते। इस तरह दुश्मन इसी धोखे में रहता कि सामने की तमाम पहाड़ियां हमला आवरों से भरी हुई हैं, और उसने 3 मशीन गन्ने देकर नौवारिदों को, जिनमें अब 350 मजीद पाकिस्तानी रजाकार भी शामिल हो चुके थे, पहाड़ियों में भेजा था। लेकिन वो लोग जो शौक जिहाद और जज्बे के आलम में यहाँ चले आए थे, अमली मैदान में बिल्कुल नाकारा साबित हुए। दुश्मन के नजदीक जाने से उनकी जान जाती थी। एक मर्तबा उन्होंने हमला तो किया, लेकिन जब दुश्मन की तरफ से जवाबी फायरिंग शुरू हुई तो वो लोग पोजीशन बदलने की बजाय दुम दबाकर भाग उठे। 2-3 मर्तबा जनरल तारिक ने उनका हौसला बढ़ाकर उन्हें आगे रवाना किया, लेकिन हर दफा वो लोग यही कारनामा अंजाम देते। बिलाखिर मेजर अकरम और उनके 2-3 साथी ही वहां रह गए थे। जनरल ने उन बुजदिलों को जाया करने की बजाय उनका एक और इस्तेमाल निकाला और उन्हें पहाड़ी सिलसिले में दूर दूर तक फैला दिया। उन्हें हिदायत दी कि वो अपनी जगह पर बैठे इक्का दुक्का फायर करते रहें। इस तरह कम से कम दुश्मन तादाद के धोखे ही का शिकार हो जाए। ये हिकमत अमली किसी हद तक कामयाब रही। गो के वो लोग दुश्मन की फायरिंग से महफूज थे, लेकिन जब कभी किसी हैवी गन का कोई एक आध गोला उनके नजदीक गिरता या दुश्मन का कोई जहाज उनके सरों से धाड़ता हुआ गुजरता, वो हरासा होकर भाग उठते। उनमें से 100 को जनरल ने दरिया के किनारे चट्टानों और सरकंडों की आड़ में इस हिदायत के साथ बिठा दिया कि वो कम से कम वहां से दूसरे किनारे पर दुश्मन के एडवांस करते हिरावल पर फायरिंग करके उसे नुकसान पहुंचाते रहें। उनके सामने रास्ता तंग था और महज 300 गज के फासले से दुश्मन बगैर किसी पिकेट के एडवांस करता रहा, लेकिन इन मुजाहिदों ने दुश्मन पर एक गोली भी न चलाई। उन्हें यही धड़का लगा रहा कि अगर उन्होंने फायरिंग की तो दुश्मन का जवाबी फायर भी आएगा। बिलाखिर उनमें से सिर्फ 8 बाकी बचे। बकिया तमाम मुजाहिद वापस भाग गए। इस दौरान सवाती फौज के 200 जवान वापस आ गए। जनरल जानता था कि इन लोगों को बाकायदा फौज के खिलाफ लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं है और सिर्फ जोश जिहाद ही इनको यहाँ ले आया है। उसने उनको दुश्मन से बराह रास्त टकराने की बजाय उन्हें भगोड़े मुजाहिदों के फरार के रास्तों की नाकाबंदी के लिए रवाना कर दिया और उन्हें ऐसे पहाड़ी नाकों पर खड़ा कर दिया जहां से ये लोग वापस भाग रहे थे। इसका नतीजा ये निकला कि 350 मुजाहिदीन सारे के सारे वापस भाग गए। जाते हुए वो अपनी राइफलें भी साथ ले गए थे। इस दौरान मुख्तलिफ टोलियां रजाकारों की आती और जाती रहीं। कई तो उनमें से ऐसे थे कि एक बार महाज का मुंह देखने के फौरन बाद ही उनका जज्बा जिहाद सर्द पड़ जाता और वो भाग उठते। जनरल की पॉलिसी ज़रब लगाओ और भागो थी, जबकि ये लोग देखो और भागो पर अमल पैरा थे। मुजाहिदीन आते और जाते रहे। उनकी आमद लारियों के जरिए होती थी और वो फरार होने के लिए पहाड़ियों के अंदर खुफिया रास्ते इस्तेमाल करते थे। इससे जनरल को यह फायदा जरूर हुआ कि दुश्मन गलत फहमी का शिकार रहा। दुश्मन के जासूस उसे यही इत्तला देते कि मुजाहिदीन आते और पहाड़ी सिलसिले में फैलते जा रहे हैं। उनकी रवानगी उन जासूसों की नजर से चूंकि ओझल रहती थी, इसलिए वो उसे न देख सकते थे और भारतीय हाईकमान की बौखलाहट में इजाफा ही होता चला गया। ताहम एक फायदा जरूर हासिल हुआ कि इन आने वालों में से ऐसा अंसर उभरने लगा कि जो लोग महज जज्बातियत के ज़ेरे असर नाम नेहाद जज्बा जिहाद की बजाय संजीदगी से इस जंग आज़ादी को जारी रखना चाहते थे, इन्हीं बामल लोगों में वो 75 मुजाहिदीन शामिल थे जो कश्मीर की पहली मुजफ्फराबाद बटालियन बने और साबिक रियासत कश्मीर का लेफ्टिनेंट कुदरतुल्लाह इनका पहला बटालियन कमांडर मुंतखब हुआ। इस दौरान कबायलियों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने वापस भागकर जो बदनामी मोल ली थी उसने उनकी शानदार अस्करी रिवायात पर स्याही फेर कर रख दी है। वो लोग अपने फरार पर शर्मिंदा थे और कफ़ारा अदा करने के लिए जल्द अज जल्द महाज पर वापस जाना चाहते थे। उनकी पेशकश जब जनरल तारिक तक पहुंची तो उसने इंतहाई सोच विचार और अपने साथियों से सलाह मशवरे करने के बाद सिर्फ 300 कबायलियों को उनके सरदार गुलाब खान की सरबराही में वापस आने की इजाजत दी। जनरल टिटी दल की आमद और उसके नताइज देख चुका था और अब वो उतने ही मुजाहिदीन चाहता था जिन्हें बआसानी कंट्रोल किया जा सके। पठानों को शिकायत सिर्फ ये थी कि आखिर पाकिस्तानी फौज क्यों जंग में हिस्सा नहीं लेती और यही उनकी नाराजगी और फरार का सबब था। जब जनरल तारिक ने गुलाब खान के सामने सारी सूरत हाल रखी और उसे मामलात की नज़ाकत का एहसास दिलाया तो हकीकत पसंद और अजीम किरदार के मालिक गुलाब खान ने उसकी मर्जी पर साद किया और उसके ज़ेरे कमान अपने साथियों समेत लड़ने पर तैयार हो गया। जनरल पठानों की जंगी इस्तेदाद से वाकिफ था और उसे बखूबी इल्म था कि अब तक मफतूहा इलाका इन्हीं लोगों की कुर्बानियों का बायस है। उसने अगले रोज उन लोगों को यह मिशन सौंपा कि वो दुश्मन की पोस्टों को नजरअंदाज करते हुए जुनूब की तरफ उड़ी से पूंछ को जाने वाली सड़क पर 15 मील दूर निकल जाएं।
जनरल ने पूंछ की तरफ कुमक ले जाने वाले भारतीय फौज के दस्तों की रवानगी के रास्ते गुलाब खान को दिखाकर एक मखसूस मकाम की निशानदही करते हुए हुक्म दिया कि जहां वो लोग भारतीय कुमक पर घात लगाएं। गुलाब खान और उसके जियालों ने दूसरे ही दिन भारतीय कन्वॉय को दबोच लिया। ये लोग पहाड़ियों में घात लगाने की खुसूसी महारत रखते थे। वो फरिश्ता अजल बनकर दुश्मन पर टूटे, उसके 36 बड़े ट्रक जलाकर राख कर दिए, सैकड़ों फौजियों को तहे तेग किया और हथियारों की बड़ी तादाद, बेपनाह एमुनिशन, वायरलेस सेट, फौजी गर्म कपड़े, फील्ड टेलीफोन और 6 मार्टर गन्ने उठाकर दोबारा 15 मील का फासला तय करके बाआफियत जनरल और उसके साथियों से आ मिले। उनकी इस फतहमंदाना मज़ाहमत ने महाज पर मौजूद जवानों में बरकी रौ दौड़ा दी। सारा महाज अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा और उसके साथ ही पठानों की ललकार गूंज उठी। पठान जान हथेली पर रख कर बर्क रफ्तारी से जनरल की कमांड में पहाड़ी सिलसिले में दाखिल हो गए। जनरल तारिक ने पेशकदमी का बिल्कुल कबायली अंदाज अपनाया था। वो दुश्मन के हिरावल दस्ते पर पहाड़ियों से मौत बरसाते उसके पहलू को चीरते हुए आगे निकल गए। इस कयामत की चाल ने दुश्मन पर दहशत तारी कर दी। वो लोग खौफजदगी और सरासीमगी के आलम में अपनी पहाड़ी पोस्टें छोड़कर भाग गए। उनके ताकुब में उनका शिकार खेलने वाले पठानों ने मौत का बाजार सर्द न पड़ने दिया और जनरल तारिक दुश्मन को रगेता उन मुट्ठी भर सरफरोशों के साथ उड़ी की दिफाई फसील पर दस्तक देने लगा।